हेलो एवरीवन। आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेकेंड यूनिट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले यूनिट के लेक्चर में देखा था कि बाइपोलैरिटी का एंड हो चुका था वर्ल्ड में, और अब जब अर्ली 90s में कोल्ड वॉर ख़त्म हुई, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर दो सुपर पावर से एक मोर कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट में चेंज हो गया। अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए न्यू सेंटर्स ऑफ पावर इमर्ज हुए, जो दो इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आए। पहला यूरोपियन यूनियन और दूसरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको कि हम आसियान भी कहते हैं। ये दोनों इमर्ज हुए दो सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर की तरह। उन्होंने कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन के नए तरीके क्रिएट किए हैं जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट को भी एड्रेस करते हैं। इसके साथ ही चाइना की रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ ने ग्लोबल पॉलिटिकल लैंडस्केप को चेंज कर दिया है, जिससे आज की दुनिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें रीथिंक करना पड़ रहा है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म की। So now we'll talk about, China's economic rise in post-Mao era. चाइना का एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में एमर्जेंस मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक है। माओ जेडंग की 1976 में डेथ के बाद चाइना ने डेंग जिंगपैंग की लीडरशिप में इकोनॉमिक रिफॉर्म और ओपनिंग अप की एक रिमार्केबल जर्नी शुरू की। फंडामेंटल शिफ्ट 1978 दिसंबर में स्टार्ट हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी की 11th सेंट्रल कमेटी के थर्ड प्लेनम ने मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, जबकि पार्टी का पॉलिटिकल कंट्रोल मेंटेन रखा। डेंग का प्रैग्मेटिक अप्रोच हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि it was something that can be captured through phrases like crossing the river by feeling the stones, or it doesn't matter whether a cat is black or white as long as it catches mice. चाइना के सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी से लेकर सोशलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक के नाम से जानी जाने वाली चीज़ तक ग्रेजुअल लेकिन डिटरमिन्ड ट्रांजिशन को गाइड किया गया। इनिशियल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। कम्यून सिस्टम को डिसमेंटल करके हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, जिससे फार्मर्स को स्टेट कोटा मीट करने के बाद सरप्लस प्रोड्यूस को फ्री मार्केट में बेचने की परमिशन मिली। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और रूरल इनकम में ड्रामेटिक बूस्ट आया। कोस्टल एरियाज़ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्टैब्लिशमेंट ने मार्केट रिफॉर्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरीज़ क्रिएट किए। फिशिंग विलेजेस को बसलिंग मेट्रोपोलिसेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया। 1980s और 90s के थ्रू आउट रिफॉर्म अर्बन एरियाज़ और स्टेट ओन इंटरप्राइजेस तक एक्सपैंड हुई। एक डुअल ट्रैक सिस्टम क्रिएट किया जो ग्रेजुअली मार्केट मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस किया, स्टेबिलिटी मेंटेन करते हुए। टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेस भी फ्लरिश हुई। चाइना की इकोनॉमिक एक्सेलरेशन डेंग के 1992 के सदर्न टूर के बाद इंटेंसिफाई हुई, जिसने टियानमेन स्क्वायर इंसिडेंट के बाद रिफॉर्म्स को रीइन्विगरेट किया। और 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सेशन के बाद हमने देखा कि चाइना को ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क में इन सारी चीज़ों ने और भी ज़्यादा इंटीग्रेट किया। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने चाइना को वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तरफ प्रोपेल किया। कंट्री की जीडीपी 3 डेकेड तक एवरेज एनुअल रेट नियरली 10% से ग्रो हुई। 800 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाया, और ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो हमने ये देखा ह्यूमन हिस्ट्री में एक अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है। 2010 तक चाइना ने जापान को ओवरटेक करके वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना ली खुद को, और ग्लोबल मार्केट पर इसका इन्फ्लुएंस कमोडिटीज़ से लेकर मैन्युफैक्चर्ड गुड तक प्रोफाउंड हो गया। रीसेंट ईयर्स में हमने ये भी देखा कि चाइना क्वालिटी ड्रिवन ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हुआ है। इनोवेशन, टेक्नोलॉजी,
डोमेस्टिक कंजम्पशन पे एम्फेसिस देते हुए मेड इन चाइना 2025 और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे कई इनिशिएटिव्स के थ्रू जो चाइना की इकोनॉमिक रीच को एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक एक्सटेंड करता है। इन अचीवमेंट्स के बावजूद चाइना के डेवलपमेंट मॉडल ने सीरियस चैलेंजेस प्रोड्यूस किए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट नियरली 100 मिलियन जॉब सीकर को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कई रीजन्स में क्राइसिस लेवल तक पहुंच चुका है, जबकि करप्शन गवर्नेंस के वेरियस लेवल में परवेड करता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कोस्टल और इनलैंड प्रोविंसेस के बीच में या फिर अर्बन और रूरल पॉपुलेशन के बीच में ड्रामेटिकली वाइडन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव है। इंडिया और चाइना एशिया के दो डेमोग्राफिक जायंट्स और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बीच में रिलेशनशिप इमर्जिंग मल्टीपोलर ऑर्डर का क्रूशल डायमेंशन रिप्रेजेंट करता है। हिस्टोरिकली जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के बावजूद उनके स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस रेयरली ओवरलैप करते थे, जिससे लिमिटेड कल्चरल और पॉलिटिकल इंटरैक्शन हुई। इनिशियल पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में कोऑपरेशन के बारे में ऑप्टिमिज्म दिखा था, जैसे कि हिंदी चीनी भाई भाई स्लोगन से एग्जेम्प्लीफाई कर सकते हैं हम। हालांकि ये गुडविल चाइना के तिब्बत एनेक्सेशन विच हैपेंड इन 1950 कॉम्पिटिंग टेरिटोरियल क्लेम से अराइजिंग डिस्प्यूट के कारण डिटोरिएट हो गई। ये टेंशन्स 1962 के बॉर्डर वॉर में कल्मिनेट हुई, जो प्राइमरीली अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन रीजन में कंटेस्टेड एरिया पर फोकस थी। इस कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की मिलिट्री डिफीट ने बायलैटरल रिलेशंस पर लॉन्ग शैडो कास्ट की, जिससे डिप्लोमेटिक टाइज 1976 तक डाउनग्रेड हो गई। ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट लेट 70s में शुरू हुआ, जब चाइना ने डेंग ज़िंगपिंग के अंदर मोर प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का 1988 में चाइना विजिट एक वाटरशेड मूवमेंट था, जिसने रेगुलर हाई लेवल एक्सचेंज इनिशिएट किए। इकोनॉमिक रिलेशंस पॉलिटिकल डिफरेंसेस के बावजूद फ्लरिश हुई है। बायलैटरल ट्रेड, जो कि 1992 में $338 मिलियन थी, वो अब 2007 में $84 बिलियन तक पहुंच चुकी है। नेवरदलेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस परसिस्ट करते हैं। इंडिया के 1998 न्यूक्लियर टेस्ट पार्टली चाइना से परसीव्ड थ्रेट के बेसिस पर जस्टिफाई किया गया था। हमने ये भी देखा कि 2020 का जो गालवान वैली क्लैश था, जिसमें दोनों साइड्स पर कैजुअलिटीज़ हुई, बॉर्डर डिस्प्यूट की कंटिन्यूड वोलेटिलिटी को हाईलाइट करता है। अब हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन रीजनल इंटीग्रेशन में एक यूनिक एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो एक लिमिटेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप से इवॉल्व होके एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एंटिटी बन गया है, जिसका सिग्निफिकेंट ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। ईयू की ओरिजिन्स वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टरमैथ में है, जब बहुत सारे लीडर्स ने इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस के थ्रू फ्यूचर यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश की। 1951 के ट्रीटी ऑफ पेरिस ने यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी स्टैब्लिश किया। फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग के कोल और स्टील इंडस्ट्रीज़ को कॉमन अथॉरिटी के अंडर रखते हुए इंटीग्रेशन की तरफ ये प्रैक्टिकल स्टेप सक्सेसफुल रहा, जिससे 1957 के ट्रीटीज़ ऑफ रोम की तरफ लीड हुआ, जिसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी और यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी क्रिएट किए। कोऑपरेशन को कस्टम्स यूनियन और कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी इंक्लूड करने के लिए भी एक्सपैंड किया। यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट ग्रेजुअली सब्सिक्वेंट डेकेड्स में डीपन और वाइडन हुआ। 1986 का सिंगल यूरोपियन एक्ट इस प्रोसेस को रिवाइटलाइज किया, सिंगल मार्केट क्रिएट करने के लिए कमिट करके, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल और लेबर का फ्री मूवमेंट हो।
1992 का मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी एक वाटरशेड मोमेंट था। फॉर्मली यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश करके एक्सपैंडेड कॉम्पिटेंसीज के साथ इकोनॉमिक मैटर्स से बियॉन्ड, जिसमें फॉरेन पॉलिसी, जस्टिस और होम अफेयर शामिल थे। 1999 में यूरो का इंट्रोडक्शन, जिसमें अब 27 मेंबर स्टेट्स में से 19 यूज़ करते हैं, एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैनेज करती है। मीनवाइल ईयू ने एक्सपेंशन के कई वेव्स देखे हैं। मेडिटेरेनियन एनलार्जमेंट, जिसमें ग्रीस इन द ईयर 1981, स्पेन एंड पोर्चुगल इन द ईयर 1986 शामिल हुए। नॉर्दर्न इनलार्जमेंट, जिसमें ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन 1995 में ऐड हुए, और हिस्टोरिक ईस्टर्न इनलार्जमेंट, जिसमें फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट 2004, 2007 और 2013 में इनकॉर्पोरेट हुए, कॉन्टिनेंट के कोल्ड वॉर डिवीज़न को हील करते हुए। ईयू की इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर सुप्रानेशनल और इंटर गवर्नमेंटल एलिमेंट को बैलेंस करती है। यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के थ्रू। इसका पॉलिसी इन्फ्लुएंस ट्रेड, कंपटीशन, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कई दूसरे डोमेन तक एक्सटेंड होता है। और ईयू अक्सर ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स सेट करता है, एक फिनोमेना जिसे ब्रसेल्स इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन सिटीजन्स के लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी और मोबिलिटी क्रिएट करने के सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स के बावजूद ईयू ने रीसेंट ईयर्स में फॉर्मिडेबल चैलेंजेस का सामना किया है, जिसमें यूरोजोन क्राइसिस, माइग्रेशन क्राइसिस, ब्रेग्जिट, कुछ मेंबर स्टेट में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के क्वेश्चन शामिल हैं। फिर भी ईयू एक पावरफुल इकोनॉमिक ब्लॉक बना हुआ है, जिसका कंबाइंड जीडीपी यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के कंपैरेबल है। ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि सॉवरेन नेशंस डीपर इंटीग्रेशन अचीव कर सकते हैं, जबकि उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी प्रिजर्व रहे। अब हम एशियान की बात करते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन की। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एक सिक्योरिटी ओरिएंटेड ग्रुपिंग से इवॉल्व होके एक सिग्निफिकेंट रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटी बन गया है, जिसका ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस है। अगस्त 8, 1967 को बैंकॉक में 5 कंट्रीज़ ने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड द्वारा फाउंडेड आसियान इनिशियली कोल्ड वॉर टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटोरियल क्लेम के बीच रीजनल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का एम रखता था। बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसने एशियान स्टैब्लिश किया, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट और रीजनल पीस और स्टेबिलिटी पर एम्फेसिस दिया। जो चीज़ एशियान को शुरुआत से डिस्टिंग्विश करती थी वो कोऑपरेशन का अप्रोच था, जिसने बाद में एशियान वेव नाम दिया गया, जिसमें कंसेंसस डिसीजन मेकिंग, डोमेस्टिक अफेयर में नॉन इंटरफेरेंस और इनफॉर्मल डिप्लोमेसी शामिल है रादर देन लीगलिस्टिक स्ट्रक्चर्स। ये रीजन के डाइवर्स पॉलिटिकल सिस्टम्स और कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन है। एशियान की मेंबरशिप एक्सपैंड हुई, जिसमें ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हुए। इससे ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव बन गया। कोल्ड वॉर के एंड ने एशियान को इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर मोर इंटेंसली फोकस करने की परमिशन दी, जिससे एशियन फ्री ट्रेड एरिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई इन द ईयर 1992, जिसने मेंबर स्टेट्स के बीच में टैरिफ को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया। 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने सेवरल एशियन इकोनॉमीज़ को सीवियरली इम्पैक्ट किया, डीपर फाइनेंशियल कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए इम्पेटस प्रोवाइड किया। 2007 के एशियन चार्टर ने ऑर्गेनाइजेशन को लीगल पर्सनालिटी दी और एशियन कम्युनिटी क्रिएट करने का गोल स्टैब्लिश किया, जो 3 पिलर्स पर बेस्ड है: पॉलिटिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशो कल्चरल।
एशियान इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो 2015 में लॉन्च हुई, एक सिंगल मार्केट और प्रोडक्शन बेस क्रिएट करने का एम रखती थी, जिसमें गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल और स्किल्ड लेबर का फ्री फ्लो हो। एशियान का स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसके बॉर्डर से बियॉन्ड एक्सटेंड होता है। मैकेनिज़म्स जैसे एशियान +3 इज़ चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया, ईस्ट एशिया समिट और एशियान रीजनल फोरम के थ्रू जो मेजर पावर को रीजनल इश्यूज़ पर डायलॉग में इंगेज करते हैं। 2020 में रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साइनिंग ने जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, जिसमें एशियान और 5 पार्टनर कंट्रीज़ विच इज़ चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं, एशियान के रोल को रीजनल इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के हब के रूप में और सीमेंट किया। अप्रॉक्सीमेटली 60 मिलियन की कंबाइंड पॉपुलेशन के साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो इंडियन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज और यंग इंक्रीजिंगली एजुकेटेड वर्कफोर्स के साथ एशियान ग्रोथ का एक डायनेमिक सेंटर रिप्रेजेंट करता है। मेंबर्स के बीच डेवलपमेंट गैप, टेरिटोरियल डिस्प्यूट और चाइना और यूनाइटेड स्टेट के साथ रिलेशंस को बैलेंस करने की डिफ़िकल्टी जैसी चैलेंजेस के बावजूद एशियान ने रीजनल अफेयर्स में अपनी सेंट्रलिटी मेंटेन की है, एक कोऑपरेटिव अप्रोच की वायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करते हुए जो साउथ ईस्ट एशियन रियलिटीज़ के लिए टेलर्ड है। अब हम 2 अदर एशियन पावर्स की बात करेंगे, जापान एंड साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया इवॉल्विंग एशियन पावर लैंडस्केप में एडिशनल सेंटर्स ऑफ इन्फ्लुएंस रिप्रेजेंट करते हैं। जापान लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज और वर्ल्ड वॉर 2 के डेवस्टेशन के बावजूद 2017 तक वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए रिमार्केबल इकोनॉमिक रिकवरी इंजीनियर की। G7 का ओनली एशियन मेंबर और यूएन बजट का 2nd लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होने के नाते जापान सब्सटैंशियल ग्लोबल इन्फ्लुएंस मेंटेन करता है। साउथ कोरिया का वॉर डेवस्टेशन से इकोनॉमिक पावर हाउस तक ट्रांसफॉर्मेशन अनदर रिमार्केबल डेवलपमेंट स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। कोरियन वॉर के बाद जिसने पेनिनसुला को 38 पैरेलल के अलोंग डिवाइडेड छोड़ दिया, साउथ कोरिया 60s तक इम्पोवरिश्ड रहा। इस पोजीशन से इसने मिरेकल ऑन द हैंड रिवर इंजीनियर किया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेवलपमेंट का पीरियड जिसने कंट्री को 2017 तक वर्ल्ड्स 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो ये दोनों स्टोरी बहुत ही रिमार्केबल स्टोरीज़ है और इसके बारे में जब हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं तो इन दोनों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। At last I would say that through this lecture what we have seen is कि इन alternative center of power का जो emergence fundamentally international system को reshape कर चुका है, जो कोल्ड वॉर से इमर्ज हुआ था। वेस्टर्न ऑब्जर्वर के थ्रू एंटिसिपेट किया गया यूनिपोलर मूवमेंट के बजाय हमने एक मोर कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड का डेवलपमेंट देखा है, जहां पावर इंक्रीजिंगली रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्जेंट नेशन के बीच डिफ्यूज्ड है। यूरोपियन यूनियन, एशियान, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया में से हर एक डेवलपमेंट, गवर्नेंस और रीजनल कोऑपरेशन के डिस्टिंक्ट मॉडल ग्लोबल स्टेज पर लाते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन के इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल गवर्नेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्रोफाउंड इम्प्लिकेशंस हैं। वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स की प्रीडोमिनेंस अल्टरनेटिव सिस्टम और पर्सपेक्टिव से ग्रोइंग चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रेविटी कंटिन्यूसली ईस्टवर्ड शिफ्ट हो रही है। एशिया ग्लोबल इकोनॉमी में सेंट्रल पोजीशन रिक्लेम कर रहा है, जो उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले होल्ड किया था। जैसे जैसे ये ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर इवॉल्व करते रहेंगे, उनके इंटरैक्शंस कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव हो, सब्सटैंशली 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर के कॉन्टोर डिटरमाइन करेंगे। उनकी इफ़ेक्टिव इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने, इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने और क्लाइमेट चेंज जैसे ट्रांसनेशनल चैलेंजेस एड्रेस करने की एबिलिटी सिग्निफिकेंटली कमिंग
डेकेड्स में ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी को इन्फ्लुएंस करेगी. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel पाठशाला. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.